गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आर एस जावत एंड हम वापस आ चुके हैं अपने चैनल के साथ बोर्ड एग्जाम क्रैकर। सबसे पहले तो हम आप लोग जो कुछ दिन नहीं आए इसके लिए माफी मांगते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है तो वैसे हम क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाए, लेकिन अब से आपका क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए प्लीज आई से अगेन सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज इतने दिन बाद आए हैं, तो मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन बात तो मुलाकात दोनों होती रहेगी, लेकिन हम सबसे पहले जो है क्लासेस कर दे और उसी क्लास में जो भी हम बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर क्या बनेंगे। तो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद जो उदय और विकास के बारे में पढ़ाया था ना, उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है ज्यादातर बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए ही डरे होते हैं। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो हम जो है इम्पोर्टेंट 15 जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं, और उससे जो है आप लोगों का जो भी परेशानियां है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है चैप्टर के प्रति, वो जल्दी जल्दी और आसानी रूप से हल करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से समझ जाते हैं, जो भी क्लास 10 के बच्चे होंगे जिनको SST यानी कि सामाजिक विज्ञान में के कोई प्रॉब्लम चाहिए तो मेरे क्लास ज्वाइन कीजिए। सामाजिक विज्ञान क्यों हर विषय को हम अपनी क्लास के माध्यम से डिटेल रूप से खत्म करेंगे, उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा देर नहीं करते, क्लास शुरू करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मरियान किस देश राष्ट्रवाद के प्रतीक है। मरियान नाम का जो एक है वो किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। तो ऑप्शन में है फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, इन आंसर क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। ए नंबर होगा, यानी कि फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस होगा, है ना। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रांस होगा। तो याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। जो 1830 की क्रांति हुई थी, 1830 की जो क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था, किस प्रकार का शासन स्थापित है, किस प्रकार राजा वहां पे राज करता था। तो एक है ना, राजतंत्र यानी इसका मतलब है कि राजा हो और वो अपने मन से जो चाहे वो कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी ना हो। दूसरा था संघीय शासन व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था शासन व्यवस्था जिसमें कोई राजा नहीं बल्कि कई सारे प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार चुनते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, शासक चुनते हैं, और वो राज का वो संघ के माध्यम से देश का शासन करता हो। तीसरा है गणराज, और चौथा संवैधानिक राजतंत्र। इन चारों में क्या होगा, तो इन चारों में जैसे होगा वह निरंकुश राजतंत्र। क्या होगा, निरंकुश राजतंत्र। आगे बात करते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो पहले ऑप्शन है 1688 ईस्वी में, दूसरा 1707 ईस्वी में, चौथा है 1788 ईस्वी में, और चौथा है 1807 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1688 ईस्वी में। क्या होगा, 1688 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, इस सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडाओ का युद्ध बताया उसमें किसकी पराजय हुई थी। तो सेडाओ के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया नाम का देश है उसकी क्या हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, बात करते हैं वाला, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इनमें 4 युद्ध दिया गया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी नाम का देश का एकीकरण किया गया था। तो ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, दूसरा है सेडाओ का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो इन सब में जो आंसर होगा वो होगा सीडान का। ठीक है, असल में सीडान नहीं, सूडान होता है। ठीक है,
सूडान का, सूडान है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, तो नेपोलियन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस पद की स्थापना की थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि जर्मनी का चांसलर था, जर्मनी का हम उसको तानाशाह कह सकते हैं, उसने किस संघ की स्थापना की? तो उसने जो है राइन नाम की एक संघ की स्थापना की थी। किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की, ठीक है। सफर क्वेश्चन है कि जेवेलाराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? अब जो जालवेराइन जो है, इसकी स्थापना इन चारों में किस राज्य ने की थी? तो सिंपल आंसर है क्या? वर्षा। आप अगर क्लास किए होंगे तो आसानी से आप इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जो क्लास नहीं किए है, आपसे रिक्वेस्ट है, बोर्ड एग्जाम क्रैकर चैनल पर जाइए, वहां आपको क्लास 10 का पहला ही चैप्टर का शायद दूसरा या तीसरा वीडियो जो है इसी पे बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रवाद की जो भी है फर्स्ट टेंथ में, उसके हिसाब से, ठीक है। बात करते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी जो है कौन सी भाषा बोलता था उस समय? तो हंगरी जो है मैमटार भाषा बोलता है। क्या बोलता है? सॉरी, मैग्यार। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मैग्यार, क्या? मैग्यार नाम की जो भाषा है, भाषा प्रणाली है, उसको ही हंगरी में बोला जाता है, ओके। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप नाम की जो देश है, उसकी स्थापना क्यों किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। एक ये यंग यूरोप हो गया और एक यंग इटली भी हो गया। दोनों देश का जो स्थापना है वो मेजनी ने ही किया था, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट चीज है, इनको याद रखेगा। 10वां क्वेश्चन है कि यूनान की जो है स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रजा हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें किस देश की पराजय हुई थी? तो इसमें जो है तुर्की देश की पराजय हुई थी। इसकी पराजय हुई थी, तुर्की की हुई थी, तुर्की, ठीक है। अब बात करते हैं तुर्की से, हमें याद आया कि आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी से जान रहे हैं आजकल। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि तुर्की ही ऐसा देश है जो कि अभी शायद आप लोगों को पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में युद्ध का माहौल बन चुका है। यानी जंग के हालात, जंग तो नहीं कहेंगे, जंग के हालात ऐसे हो गए हैं, दोनों तरफ से गोलीबारी बमबारी हो रही है, जो कि अब उस पर ज्यादा कमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन बात करें तो इन दोनों देशों के बारे में, तो खास तौर पर जो सामने जो बातें निकली हुई है उसके हिसाब से जो पाकिस्तान है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसके सपोर्ट में अभी खुलेआम तौर से दो देश आए हैं। एक आपका ये तुर्की भी है, और एक हम जानते ही हैं कौन सा कबूतर आता है, चाइना, ठीक है। तो वही बात करें इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से क्या बोलेंगे उसको, हाँ, इजराइल खुलेआम तौर पर आया हुआ है। बाकी देश सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हम ज्यादा नहीं करें, अगर चाहते ज्यादा करना हो तो हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे और उस पर आप लोगों को सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला 5-7 क्वेश्चन 5 और बचेंगे, जिसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप लोग भी ध्यान देखिए, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर अभी आप मैट्रिक के 10th के एग्जाम देने वाले हैं अगले अगले साल, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसके वजह। तो हम देखते हैं जो गैरीबेल्डी है वो पेशे तो क्या था। गैरीबेल्डी जो था उसका पेशा, उसका ऑक्यूपेशन, उसका कामकाज क्या था? तो हम सब जानते हैं गैरीबेल्डी जो है वो मुख्य रूप से क्या था, क्या था, सॉरी सॉरी दिस इज
ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हुआ था, कोई बात नहीं, होता रहता है, कंप्यूटराइज चीज है। एक है तो नाविक होता है, तो मेरे बेली जो है पेशे से क्या था, नाविक था, नाव चलाने वाला था। अगर हम बात करें काउंट का होगी तो ये इसने विक्टर एमेनुअल ने इसको कौन सा पद दिया था, किस पद पर उसने नियुक्त किया, तो हम सब जानते हैं काउंट का होगा विक्टर एमेनुअल जो है वो प्रधानमंत्री का पद दिया था। तो कौन सा पद दिया था, प्रधानमंत्री का। कौन सा पद दिया था, प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर जो उस समय का था। बात करते हैं रॉक्ट और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये जो नीति थी रॉक्ट और लॉ, इसकी खोज, इसकी अवलंबन किसने किया था, तो इसकी जो खोज है वो विलियम बिस्मार्क ने की थी। किसने की थी, विलियम बिस्मार्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो जो वंश है उसको, जिसको बोबो बुर्बो बोलते हैं, इसकी जो है वापस से पुनः स्थापना की गई थी, जिसको जो फ्रांस के राष्ट्रवाद के जो आंदोलनकारी है उन्होंने अपने प्रदर्शन से आंदोलन से उसको हटा दिया था। तो ये हुआ आपका 14 क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये है आपका कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। और राइन की बात है तो हमने पहले पढ़ चुका कि राइन संघ स्थापना किसने की थी, तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सा था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। यूरोप वासियों के लिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। इन चारों में कौन सा देश है जिसका जो है साहित्य, ज्ञान और विज्ञान इन सभी यूरोपियन कंट्री के लिए ही प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये है आपका बी, यानी कि यूनान। यूनान जो है उस समय बहुत ज्यादा डेवलप था, जैसे हमारा इंडिया सिविलाइज था, डेवलप था, उस समय ये भी उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा डेवलप था। बात करते हैं एक और 17 क्वेश्चन हम देख सकते हैं। 15 हम दो क्वेश्चन अपने तरफ से हम बढ़ा दिया, इंपोर्टेंट देखकर। ठीक है, कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली नाम का देश और जर्मनी नाम का देश है, इस समय किस महादेश में। हम सब जानते हैं इटली और जर्मनी के ये दोनों वेल डेवलप्ड इकोनॉमी, और ये दोनों जो है आपके यूरोप में पड़ते हैं। अगर बात करें हम इस अपने इंडिया की, तो इंडिया कहाँ पड़ता है, इंडिया जो है आपका एशिया महादेश में पड़ता है, यानी कि वो क्या विश्व का लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट है आपका ये एशिया महादेश। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इतना ही है इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में। तो मेरे पास तो बहुत सारा है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको फॉलो करना होगा। समय समय हम आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुहैया कराएंगे और नोट्स भी आपको मुहैया कराएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आसपास दोस्त, भाई बहन या कोई पड़ोसी भी है तो उससे भी कहकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी जो भी जानकारी है वो ले सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। हाँ, एक बात बताना चाहेंगे कि अब से ये जो कुछ समय के लिए वीडियो मेरा नहीं आया था, तो कुछ प्रॉब्लम होता, तो मेरा कुछ प्रॉब्लम था। अब इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी, गलती क्या मतलब मिस्टेक नहीं होगी। अब से प्रॉपर वीडियो आएगा, आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसको देखिएगा और अपना पढ़ाई को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।